Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are doing well. In the previous lecture, we discussed about the biosphere, in which we see that atmosphere, hydrosphere, and lithosphere interact with each other and also with their environment. So, in this lecture, we discussed about the major biomes of biosphere. So, let us start our topic. बायोस्फीयर में हमने देखा था कि एक ऐसा रीजन है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। अब उस बायोस्फीयर को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं कुछ रीजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन, और उन रीजन्स को हम बायोम बोलते हैं। और वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल की करेक्टरिस्टिक्स इस बात पर बेस करती हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे एनुअल प्रेसिपिटेशन रेट कितना है, और वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशंस कितनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। And these factors depend upon geography of region such as latitude and elevation of region and are also mountainous barrier. There are some major biomes like aquatic, desert, grassland, tundra and forest, and in this lecture we will discuss all one by one. Ecotone. A transition region between two biomes is called ecotone. अब दो बायोम के दरमियान एक रीजन है ट्रांजिशन रीजन, उसको हम बोलते हैं इकोटोन। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बायोम ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। ग्रासलैंड बायोम जहाँ पे ख़त्म होगा और डेजर्ट बायोम जहाँ पे शुरू होगा, इन दोनों के दरमियान एक रीजन होगा जिसको हम बोलेंगे इकोटोन। अब उस इकोटोन में इन दोनों बायोम की करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगी और इन दोनों बायोम की स्पीशीज़ भी मौजूद होंगी। तो इस ऐसे जोन को, ऐसी ट्रांजिशन को हम बोलते हैं इकोटोन, और इसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की डिवीजन हुई हुई होती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेरेस्ट्रियल बायोम। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ, यानी हम आप देखेंगे कि अर्थ पे कौन कौन से कहाँ कहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट को। Large uncultivated tract of land covered with trees of different species is called forest. और फॉरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं लाइक सॉइल, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। और फिर इसकी हम फर्दर डिवीजन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड तैगा फॉरेस्ट। सो हमारे पास जो फॉरेस्ट की सबसे फर्स्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल की फॉरेस्ट की बात की जाए तो इट इज़ द अर्थ मोस्ट कम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये प्रेजेंट होते हैं नियर इक्वेटर ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है। और इसमें दो सीज़न एग्जिस्ट करते हैं, एक ड्राई सीज़न और दूसरा रेनी सीज़न। इसकी फर्दर डिवीजन होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो ये वार्म और ह्यूमिड एरियाज़ में होते हैं, और यहाँ पे जो रेनी सीज़न होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन रेट बहुत हाई होता है, यानी अबव 200 सेंटीमीटर तक चला जाता है। और एवरेज टेम्परेचर 20 से 25 के दरमियान रहता है। और यहाँ पे पाए जाने वाले पौधे एवरग्रीन होते हैं, यानी हमेशा सरसब्ज और शादाब रहते हैं। और इस रीजन को हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो लेस दैन 200 सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पे ड्राई सीज़न बिल्कुल भी नहीं होता। और ये रीजन पाया जाता है अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। एंड द सेकेंड टाइप ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये लेस रेनी रीजन होता है एज़ कम्पेयर टू अपर वन। और यहाँ पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो मिक्सचर होते हैं एवरग्रीन का और डेसिडस ट्रीज़ का। तो इस रीजन को हम इकोटोन बोल सकते हैं। ये एक ट्रांजिशन जोन है जिसमें हमारे पास एवरग्रीन के भी प्लांट्स होते हैं और डेसिडस ट्रीज़ भी मौजूद होते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की सेकंड टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। डेसिडस का मतलब होता है पतझड़। तो यहाँ पे रहने वाले जो पौधे होते हैं वो नॉर्मली डेसिडस होते हैं, और यहाँ का जो समर सीज़न होता है वो काफ़ी ड्राई होता है। इस वजह से जो पौधे हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं ताकि वो एडजस्ट कर सकें। और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल थोड़ा कम होता है, तो यहाँ की सोइल में लीचिंग प्रोसेस कम होता है और वो रिच इन न्यूट्रिएंट होती है। नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज़ लेस, सो लेस कंपटीशन। प्लांट और एनिमल की स्पीशीज़ कम होने की वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है, और प्लांट की जो एवरेज हाइट होती है वो मीडियम होती है। इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमारे पास जो ट्रीज़ होते हैं वो टाल, ब्रॉड ट्रंक एंड रूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बैम्बू एंड देवदार।
एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो ये ड्राई सीजन में यहाँ के जो पौधे होते हैं अपने पत्ते गिरा देते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल, नीम और अमलतास वगैरह। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट 48 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड इन नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल यूरोप में पाया जाता है और यहाँ का टेम्परेचर रेंज जो है वो 29 से 30 डिग्री है और एवरेज रेनफॉल 75 से 150 सेंटीमीटर है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पे सॉइल फर्टाइल होती है, क्योंकि रेनफॉल थोड़ा कम होता है तो लीचिंग प्रोसेस भी कम होता है, तो सॉइल फर्टाइल होती है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे रहने वाली जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं उनमें ओक, मैपल और हर्ब्स होते हैं, जबकि एनिमल्स में स्क्वायरल, लायन और डियर्स वगैरह पाए जाते हैं। थर्ड एंड लास्ट वन टाइप ऑफ द फॉरेस्ट इज तेगा और बोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे रहने वाले प्लांट्स की बात करें तो इट इज़ द बायोम ऑफ नीडल लीफ फॉरेस्ट, यानी इनके जो पत्ते होते हैं वो नीडल लाइक होते हैं, रूट्स काफ़ी लंबी होती हैं, टू एंड ट्रीज थिन सॉइल कवर होता है एंड पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड एसिडिक एज कम्पेयर टू टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ की समर सीज़न काफ़ी शॉर्ट होता है और जबकि विंटर सीज़न काफ़ी लॉन्ग होता है और ड्राई होता है। रेनफॉल 49 से 100 सेंटीमीटर के दरमियान में होती है और यहाँ के एनिमल्स अडेप्टेड होते हैं कोल्ड से। मींस यहाँ पे ड्राई विंटर होता है तो यहाँ के एनिमल्स में काफ़ी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं यहाँ पे रहने के लिए। और इट इज़ अ रिप्रेजेंट एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट बायोम एंड इट इज़ फाउंड ओनली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। एंड द सेकंड बायोम इज़ ग्रासलैंड बायोम। लार्ज लैंड ऑफ ग्रासेस, फ्लावर्स एंड हर्ब्स। या ग्रासलैंड बायोम में ज़्यादा सी ग्रासेस होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और हर्ब्स होते हैं। और यहाँ पे जो ग्रासेस की टाइप्स हैं वो डिफ़ाइन होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैटीट्यूड, सॉइल एंड लोकल क्लाइमेट। रेनफॉल बहुत कम होती है, नॉट इनफ टू सपोर्ट फॉरेस्ट, सॉइल इज़ थिन एंड ड्राई। ग्रासलैंड बायोम की फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक सवाना ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। So the first type is savanna grassland. It consists of variety of grassland with scattered shrubs and individual isolated trees. यहाँ पे मौजूद होती हैं shrubs और isolated trees, यानी कहीं कहीं दरख्त मौजूद होते हैं। It can be found between tropical and desert biome. So हम इसको कह सकते हैं कि ये एक इकोटोन है जो कि ट्रांजिशन होती है between two biome in tropic near the equator. And it covers अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड इंडिया। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 50 से 120 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से यहाँ पे रेनफॉल होती है, जो कि सपोर्ट करती है लॉन्ग ग्रासेस को। एंड इट अपीयर ग्रीनिश इन रेनी सीजन बट येलो इन ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में ये येलो हो जाता है घास और रेनी सीजन में अगेन ग्रीन हो जाता है। एनिमल्स की बात करें तो चीता, लाइन, स्नेक्स वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड। दे हैव ग्रास एज ए डोमिनेंट वेजिटेशन। यहाँ पे ग्रासेस की मौजूदगी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे समर काफ़ी हॉट और विंटर काफ़ी कोल्ड होता है, तो ट्रीज़ और लार्ज ग्रासेस की एब्सेंस होती है, वो नहीं मौजूद होते हैं। और रेनफॉल जो होती है सवाना ग्रासलैंड से कम होती है, तो इस वजह से भी लार्ज ग्रासेस एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ पे। और ये पाए जाते हैं सोवियत यूनियन में और सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में। और एनिमल्स की बात करें तो जैक, डियर, रैबिट और माइस वगैरह यहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड द थर्ड बायोम दैट वी हैव टू डिस्कस इज़ द डेजर्ट बायोम। इट इज़ द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ये ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खुश्क तरीन बायोम है। इट कवर्स 1/5 ऑफ अर्थ सरफेस। रेनफॉल की बात की जाए तो रेनफॉल बहुत कम होती है, इट इज़ लेस दैन 25 सेंटीमीटर। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो यहाँ का इवोपरेशन रेट है वो एक्सीड कर जाता है रेनफॉल के रेट से। सोइल इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट विद लिटिल और नो ऑर्गेनिक मैटर। प्लांट्स की अगर बात की जाए तो उसमें काफ़ी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। इट गिव फ्यू और नो लीव्स, इधर वैक्सी, लेदरी एंड नीडल शेप। और उनका स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है कि उसमें ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस कम से कम होता है। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है कैक्टाई की। और मेजर डेजर्ट हैं हमारे पास सहारा, थर, गोबी, तुर्किस्तान एंड अरेबियन एंड नबी। Second type है semi-arid desert. It is found in the marginal areas of hot desert
और यानी ये हॉट डेजर्ट के मार्जिनल एरियाज़ पे पाया जाता है और यहाँ की भी समर काफ़ी लंबी होती हैं और विंटर ब्रिंग लो कंसनट्रेशन ऑफ रेनफॉल। लेकिन यहाँ का जो रेनफॉल रेट होता है वो एज़ कम्पेयर टू हॉट डेजर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 2 to 4 सेंटीमीटर एनुअली होता है। थर्ड हमारे पास होते हैं कोस्टल डेजर्ट। ये एज ए ट्रांजिशन पाए जाते हैं फ्रॉम कोल्ड टू वार्म एरियाज़, यानी कोल्ड से अगर हम वार्म एरियाज़ की तरफ मूव करें तो दरमियान में एक रीजन होता है जिसको हम कोस्टल डेजर्ट बोलते हैं, यानी एज ए ट्रांजिशन या हम एज ए इकोटोन भी कह सकते हैं। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एनुअल रेनफॉल भी एज़ कम्पेयर टू सेमी एरिड एंड हॉट डेजर्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 8 to 13 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पे प्लांट स्पीशीज़ में हमारे पास साल्ट बर्च वगैरह आ जाती हैं और एनिमल में लिजर्ड, इंसेक्ट, आउल वगैरह मौजूद होते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट इट इज़ फाउंड नियर टंड्रा रीजन एंड यहाँ पे जो विंटर होती है वो उसमें स्नोफॉल भी होती है और टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है, यानी 2 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। रेनफॉल की बात करें तो यहाँ पे एनुअल रेनफॉल 15 से 26 सेंटीमीटर होता है और एनिमल्स में काफ़ी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं अपने आप को वार्म अप करने के लिए। और एग्जांपल में हमारे पास जैक, रैबिट, पॉकेट माइस, स्क्वेरल वगैरह मौजूद होते हैं यहाँ पर। एंड द नेक्स्ट बायोम इज़ टंड्रा बायोम। द वर्ड टंड्रा मीन बैरन लैंड और यहाँ पे जो ज़मीन होती है वो 25 to 100 सेंटीमीटर डाउन तक फ्रीज़ हुई हुई होती है, परमानेंटली फ्रीज़ हुई हुई होती है, सो दैट ट्रीज़ कैन नॉट ग्रो देयर। जब ज़मीन फ्रीज़ होती है तो वहाँ पे फिर डाइवर्सिटी यानी प्लांट्स की डाइवर्सिटी बहुत कम होगी और ट्रीज़ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे सर्दी इंतहाई ज़्यादा होती है। इट इज़ रिगार्डेड एट वर्ल्ड कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट बायोम और प्रेसिपिटेशन रेट भी बहुत कम होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी काफ़ी कम होते हैं और ग्रोइंग सीजन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी शॉर्ट होता है, मींस कुछ दिनों पर ही मुश्तमिल होता है। एंड लो बायोटिक डाइवर्सिटी, टेम्परेचर रेयरली हायर देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, मींस यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ की बात की जाए तो मोसेज, श्रब्स, लाइकन्स और ग्रासेस ग्रो करते हैं और एनिमल्स में हमारे पास हेयर्स, रोडेंट, वोल्व्स, डियर वगैरह मौजूद होते हैं। टंड्रा रीजन को हम फर्दर डिवाइड करते हैं आर्कटिक टंड्रा और अल्पाइन टंड्रा। आर्कटिक टंड्रा हमारे पास मौजूद होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और इसका जो ग्रोइंग सीजन होता है वो 50 to 60 डेज़ होता है। टेम्परेचर माइनस में ही रहता है, यानी -34 डिग्री होता है और रेनफॉल 15 to 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे लो श्रब्स, मोसेस और ग्रास वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अल्पाइन टंड्रा। अल्पाइन टंड्रा हायर लैटिट्यूड यानी माउंटेन्स वगैरह की हाइट पर पाया जाता है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ये भी बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जबकि समर का जो टेम्परेचर है वो 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स को कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। फर्स्ट वन इज़ कोल्ड एंड द सेकेंड वन इज़ टू मच अल्ट्रा वायलेट रेज। अब कोल्ड की अडेप्टेशन के लिए इन एनिमल्स में काफ़ी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं कि इन एनिमल्स के या तो फिर ये अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल यानी फ़ैट के ज़रिए प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, या फिर ये माइग्रेट कर जाते हैं लोअर वार्मर एरियाज़ में, और या फिर हाइबरनेटिंग वगैरह के ज़रिए ये अपने आप को अडॉप्ट कर देते हैं उस इन्वायरमेंट के मुताबिक। और अल्ट्रा वायलेट रेज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकता। तो यहाँ इस चीज़ से भी बचने के लिए भी इनमें काफ़ी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं और यहाँ पे सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स रह सकते हैं और वो भी अडेप्टेशंस के साथ। तो क्योंकि हायर लैटिट्यूड यानी माउंटेन्स पे हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसको अडॉप्ट करने के लिए इन एनिमल्स के लंग्स काफ़ी बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल एंड इनमें जो ब्लड सेल्स और हेमोग्लोबिन होती है वो काफ़ी हाई अमाउंट में होती है। तो इस वजह ऐसे इनकी बॉडी में अडेप्टेशंस पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पे रह सकते हैं। जी, तो यहाँ तक हमने बात की टेरेस्ट्रियल बायोम की, यानी जो ज़मीन पे रहने वाले जो हमारे पास डाइवर्सिटी पाई जाती है प्लांट्स की और एनिमल की ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लाइमेट, हमने वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्वाटिक बायोम की। एक्वाटिक से मुराद यानी पानी की ज़मीन, पानी की सतह पर या पानी के अंदर रहने वाले पौधे और जानवरों की। तो एक्वाटिक बायोम की बात करें तो इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में। एक हमारे पास होता है फ्रेश वाटर बायोम और सेकंड इज़ मैरीन बायोम। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रेश वाटर बायोम को।
तो फ्रेश वाटर बायोम को हम डिफाइन करते हैं द वाटर ऑन लैंड विच इज़ कंटिन्यूसली साइकिलिंग एंड हैव लो साल्ट कंटेंट, जिनमें साल्ट कंटेंट बहुत कम होता है और कंटिन्यूसली साइकिलिंग हो रही होती है। तो ऐसे इकोसिस्टम को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं और इसकी स्टडी को हम लिम्नोलॉजी बोलते हैं। और ये स्टैटिक वाटर या स्टिल वाटर भी हो सकता है, जिसको हम लैंटिस फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, लेक्स और स्वैम्प वगैरह, और रनिंग वाटर भी हो सकता है जैसे कि स्प्रिंग्स और रिवर्स वगैरह। इन ट्रॉपिक लेक टेम्परेचर नेवर गोज बिलो 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ट्रॉपिक लेक की बात की जाए तो टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होता। टेम्परेट रीजन में इट नेवर गोज अबव एंड बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन पोलर इट नेवर गोज अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रेश वाटर की बात की जाए तो यहाँ पे 3 मेन जोन होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल का मतलब होता है एज, यानी किसी भी फ्रेश वाटर बॉडी की बात की जाए तो उसमें जो किनारे पे मौजूद होता है एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हों, तो वो हमारे पास आ जाते हैं पेरिफेरल जोन में। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड लिटोरल जोन विद शैलो वाटर, जहाँ पे बहुत हल्का पानी होता है। और सेकेंड वन इज़ द ओपन वाटर। इट इज़ जस्ट बियॉन्ड द लिटोरल जोन वेयर वाटर इज़ क्विट डीप। And the last one is benthic zone and it is regarded as bottom and floor of lake. नेक्स्ट हमारे पास है वेटलैंड। इट इज़ द रीजन बिटवीन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पढ़ा था कि जब भी हमारे पास 2 बायोम होते हैं उनके दरमियान का रीजन हमारे पास कहलाता है इकोटोन। तो इसी तरह इक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के दरमियान का जो रीजन होता है, जो कि बहुत सी इक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटीज़ को फ्लोरिश कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स और एम्फीबियंस, हम जानते हैं कि फ्रॉग्स जो है पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, तो इनको जो सपोर्ट कर रहा होता है इकोसिस्टम, उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। एंड द नेक्स्ट इकोसिस्टम इज मैरीन इकोसिस्टम and it covers 70% of the earth's surface. It is a much favorable to life than land. गैसेस की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गैसेस फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होती है, जो कि यहाँ में मौजूद होती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। टेम्परेचर वेरिएशन ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम होती हैं और प्लांट की स्पीशीज़ डिपेंड कर रही होती हैं टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी पहुँच रही है, और अमाउंट ऑफ लाइट जो समंदर के अंदर पहुँचती हैं वो डिपेंड करती है कि वहाँ का लैटिट्यूड कितना है और सीज़न क्या है। और डाइवर्सिटी की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होती है एज़ कम्पेयर टू टेरिस्टोरियल, एंड ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप ऑफ एनिमल अकर हेयर, इंसेक्ट एंड वेस्कुलर प्लांट्स आर एब्सेंट. So animals and plant have many adaptation to live in salty environment. Salty environment रहने के लिए plants में भी काफ़ी adaptations होती हैं, वो पानी को continuously remove करते रहते हैं अपनी body से, और animals में भी काफ़ी adaptations पाई जाती हैं. So this is all about biomes. Hope you understand the topic and thank you very much. Allah Hafiz.